अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गाज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। कि दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है लेकिन अपोजिट, एक के ऊपर नेगेटिव है और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव है, तो उनके दरमियान में किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, लेकिन गाज़ लॉ को यूज़ करते हुए। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो आप शक्ल बनाएंगे जी। एक प्लेट आपने यहाँ पे लेनी है इस तरह। ये ऊपर वाली जो प्लेट है इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे देना है, और ये जो नीचे वाली प्लेट है इसको आपने नेगेटिव चार्ज दे देना है। ठीक है जी। तो आप नोट करेंगे कि फील्ड लाइंस जो हैं वो आपको पता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब होती हैं। अब आपने क्या काम करना है कि इन प्लेट्स के दरमियान, इस और इस प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पे लेट करते हैं। ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है गाज़ लॉ यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है गायन सरफेस। ठीक है जी। तो वो होनी किस तरह की चाहिए? वो क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। और पॉइंट जहाँ पे आपने फील्ड फाइंड करना है और सोर्स जिससे फील्ड आ रहा है या जिस चार्ज की वजह से फील्ड आ रहा है, उस चार्ज और पॉइंट के दरमियान जो गायन सरफेस है वो एक ही दफ़ा होनी चाहिए, और गायन सरफेस होनी भी क्लोज चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि क्लोज सतह आपने बनानी तो है, लेकिन चूँकि जो शक्ल है ये तकरीबन रेक्टेंगुलर टाइप बन रही है, इसलिए यहाँ पे गायन सरफेस भी आपने रेक्टेंगुलर ही लेनी है। अब अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर गायन सरफेस ऐसे ड्रा कर दूँ तो आप नोट करेंगे कि ये दो साइड्स जो हैं ये प्लेट और पॉइंट के दरमियान आ रही होंगी, लेकिन ऐसा हमने करना नहीं है। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हम प्लेट के अंदर ले लेंगे। ठीक है जी। ये वाली जो साइड है ये पॉइंट के ऊपर से भी गुजर सकती है और पॉइंट के जो है वो इस साइड से भी गुजर सकती है, यानी पॉइंट जो है वो बाहर वाली साइड पर भी हो सकता है। ठीक है जी। तो आपने क्या काम करना है कि इसको जो है वो आपने साइड 1 कह देना है, ये आपके पास साइड 2 होगी, ये आपके पास साइड 3 होगी, और ये आपके पास जो है वो साइड 4 होगी। याद रखिएगा कि चार्ज, कोई भी चार्ज होना, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और वहाँ पे फ्लक्स भी ज़ीरो होता है, क्योंकि फील्ड लाइन वहाँ पे नहीं होती। या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके तमाम अतराफ़ में चार्जेस हैं, तो उसके सेंटर पे भी चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है, जैसे आपने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाज़ लॉ ये आपने पढ़ी थी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये वाली जो साइड है ना, ये प्लेट के अंदर आ रही, जिसके ऊपर चार्ज है, प्लेट के ऊपर चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली, और उस प्लेट के अंदर जो है ये वाली साइड आ रही, तो हम कह सकते हैं कि प्लेट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। ठीक है जी। क्योंकि कोई भी चार्ज हो तो उसके सेंटर पे जो फील्ड होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज है, तो प्लेट के अंदर जो है वो फील्ड ज़ीरो होगा। क्लियर है? और ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने की भी थी। अच्छा, अब देखें, अगर हम इन चारों साइड्स को नोट करें तो ये जो साइड नंबर 1 है, जस्ट इसमें फ्लक्स होगा, इसमें से फील्ड लाइन गुजर रही है, बकिया किसी भी साइड में से फील्ड लाइन नहीं गुजर रही। उसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइड नंबर 2 है उसमें फील्ड लाइन और साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो साइड में से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही, बल्कि सारी लाइंस ऐसे पैरेलल हैं, तो साइड में से कोई लाइन नहीं गुजर रही, लिहाजा इस साइड नंबर 2 का कोई फ्लक्स नहीं है। इसी तरह 3 में भी नहीं है, और जो 4 है वो तो वैसे भी फील्ड से बाहर है, वहाँ पे भी फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स जस्ट जो है वो साइड नंबर 1 की वजह से होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे फॉर साइड 1। तो साइड 1 के लिए हमारे पास जो फ्लक्स होगा उसको हम φ1 कहते हैं, और वो हमारे पास होगा EA के इक्वल। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे फॉर साइड 2, उसके लिए φ2 होगा और वो ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस और जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, कोई फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं कर रही, लिहाजा φ2 साइड 2 की वजह से जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे लिखना है फॉर साइड 3, तो 3 भी बिल्कुल वैसे 2 की तरह, यहाँ पे भी φ3 जो है वो ज़ीरो होगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर साइड 4, तो वो चूँकि फील्ड से ही बाहर है इसलिए वहाँ पे फ्लक्स भी क्या होगा, φ4 भी हमारे पास ज़ीरो ही होना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन से समझना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 वाला मैं आपको समझा देता हूँ, इसी तरह 3 वाला होगा। देखें, फ्लक्स जो होता है ना वो बराबर होता है E.A। ठीक है। अगर आप इसका डॉट ख़त्म करें तो बन जाएगा EA cos थीटा। तो यहाँ पे EA हमारे पास वैसे आ जाएगा। एंगल थीटा वो एंगल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल के दरमियान होता है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। लेकिन एरिया का जो नॉर्मल है, साइड कौन सी है, φ2,
तो साइड 2 ले रहे हैं, तो साइड 2 के ऊपर ये साइड 2 का एरिया है और इसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा, ये वाली लाइन, ये नॉर्मल के बारे में मैंने आपको समझाया था, ये एरिया है जी और इसके ऊपर नॉर्मल क्या है, ये वाली लाइन। और ये वाला जो एंगल होता है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल के दरमियान होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया का नॉर्मल क्या है, ये, तो एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दरमियान एंगल है जी 90 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे लगाएंगे 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0, तो सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरह फाई 3 में भी वही सिचुएशन है, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल और फील्ड लाइन के दरमियान एंगल जो है वो 90 होगा, जिसकी वजह से फाई 3 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाई 4 क्यों 0 है, क्योंकि हमारे पास सिंपल यही वाला फार्मूला है E डॉट ए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे फाई 4 लिख देते हैं। तो अब देखो ना, चूँकि साइड जो है वो प्लेट के अंदर है, लिहाजा वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ, ठीक है। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड साइड 4 पे 0 होगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो फाई 4 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपने टोटल फ्लक्स इनका कर लेना जी, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 और प्लस फाई 4। वैल्यू लगा दें, फाई 1 जो है वो ई ए है और बाकी सारे हमारे पास 0 हैं, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा ई ए, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब आपने लगाना है गाज लॉ, ठीक है जी। तो गाज लॉ क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये बराबर होती है क्यू ओवर ए के, तो ए उधर जाके ज़रब हो जाएगा, सिग्मा ए हमारे पास आ जाएगा क्यू के इक्वल, तो क्यू की जगह पे हम सिग्मा ए लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो फाई ई हमारे पास होगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब एक तो आप इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मुवाजना भी कर सकते हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि फाई ई की जो वैल्यू है हमारे पास ई ए, तो फाई ई की ये वैल्यू ई ए यहाँ पे लगा दें, फाई ई किसके इक्वल है ई ए के, ये फाई की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर निकाली थी, और ये वाली वैल्यू साथ में वैसे आ जाएगी। अब देखें ए से कैंसिल होगा, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ए इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए से कट जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे और सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट वैसे आएगा और साथ में आर कैप लगा देंगे। क्लियर है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।